हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एबीएफएम का आपका जो मॉड्यूल ए है उसका यूनिट 2 का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसके पहले ये जो आपका यूनिट है प्लानिंग का, इसके हमने 2 पार्ट्स रिलीज़ किए हैं। तो आप अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पहले जाके वो वीडियोस देखिएगा। लास्ट के वीडियो में हमने क्या किया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर प्लानिंग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्लानिंग करने के लिए एनवायरमेंटल एनालिसिस कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है पेसल एनालिसिस, उसके फैक्टर्स, उसके कंपोनेंट्स, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, वो सब हमने देखा था। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप जाके एक बार देखिए। सो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को स्टूडेंट्स, और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक फर्स्ट टाइम आए, और आपके अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की एग्ज़ाम पहली शॉट में क्लियर हो जाए। और एक बात स्टूडेंट्स, आज से 1 अप्रैल जो है, ठीक है, 1 अप्रैल से आपका CIIB का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हुआ है। तो बिना देरी किए जल्द से जल्द अगर आप ये अटेम्प्ट देना चाहते हो तो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आफ्टर फर्स्ट वीक जो फीस स्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो वो लेके आऊँगी ही, लेकिन आपका पढ़ाई जारी रखिएगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने जो पेसल एनालिसिस किया था उसमें हमने क्या देखा था कि अलग अलग एनवायरनमेंट जो है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, सोशल कल्चरल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स कैसे अपने बिजनेस में इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ों का दिमाग में रखते हुए प्लानिंग करना, उसे कहते हैं पेसल एनालिसिस। अभी ये जो हम एनालिसिस करेंगे ना, इसमें और एक चीज़ आती है इंटरनल एनवायरनमेंट। देखिए, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में जो अपने बिजनेस को अफेक्ट करती है, एक तो होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। तो जब इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस अगर हम नहीं करेंगे प्लानिंग करते वक्त, जो पेसल एनालिसिस था वो जो आउटर वाले एलिमेंट्स थे उनका था, मतलब एक्सटर्नल से कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, लीगल फैक्टर्स है, ठीक है। तो इंटरनल का भी एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या है internal environment analysis. The internal environment of a company can be classified into following broad-based categories based on its resources and assets. तो internal environment की जो कैटेगरी बनाई जाती है वो कंपनी के रिसोर्सेज और असेट्स के बेस्ड पे बनाई जाती है। क्या क्या कैटेगरीज होती है? फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी। तो जो आपकी कंपनी में प्लांट या मशीनरी यूज़ हो रही है, जो टेक्नोलॉजी मतलब जो IT रिसोर्सेज बेसिकली यूज़ हो रहे हैं या मशीनरी यूज़ हो रही है, फिजिकल रिसोर्सेज वो है। दूसरा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, कि फाइनेंशियल आप कैसे अपना फाइनेंस, कंपनी के लिए जो फंडिंग है वो कैसे खड़ी करोगे, ठीक है। कैसे, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप कितना पैसा उसमें डालने वाले हो, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ये आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आप कितने कौन से एरिया को फोकस करोगे जब आप कोई भी बिजनेस ब्रॉड बेस्ड कर रहे हो। पोजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक असेट्स सच एज एक्सेस टू रॉ मटेरियल, लोकेशन एडवांटेज, रेगुलेटरी प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। मतलब आप स्ट्रेटेजिक असेट्स को कैसे पजेस करोगे, जैसे कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कोई लोकेशन का एडवांटेज लेना है, मतलब अगर कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छे से चल सकता है तो आपको उसका कैसा यूज़ करोगे। रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, मतलब गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन है जो कि बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसे कैसे आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करोगे, मतलब वो रेगुलेशंस आप कैसे फॉलो करते हैं अपना बिजनेस सक्सेसफुली करोगे। फिर नेक्स्ट है नेटवर्क और कॉन्टैक्ट्स विद आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, बिजनेस करने के लिए ना कॉन्टैक्ट्स रहना या नेटवर्क होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप सप्लायर से कॉन्टैक्ट नहीं रखोगे, कस्टमर्स से नहीं रखोगे, गवर्नमेंट से मतलब कोई भी पॉलिसीज ये करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं रखोगे, तो सक्सेसफुली कैसे बिजनेस होगा ना। देन है इंटेंजिबल्स लाइक ब्रांड इक्विटी, गुडविल, रेप्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक प्रोफाइल, स्किल, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कल्चर एंड वैल्यूज एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड रिलेशनशिप। तो इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, किस टाइप के कैसे एम्प्लॉई है वो कंपनी में काम करने वाले हैं, ठीक है, उनके स्किल्स, उनकी प्रोफाइल, उनके मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज, वो कितने कॉम्पिटेंट है, वो कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन का हमने कैसे स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक्चुअली फॉलो होता है आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फिर क्या कल्चरल वैल्यूज़ है, ठीक है, कैसा कल्चर फॉलो होता है, एम्प्लॉयज़ को आप कैसे मोटिवेट करते हो, एम्प्लॉयज़ के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, ये सभी चीज़ें जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, जब आपके बिजनेस का प्लानिंग करने वाले रहोगे, तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट के एनालिसिस में सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझा, आगे देखते हैं। In case of a bank, this would be in form of its branch and IT infrastructure, availability of capital, strategic advantages like strength in particular geographic location, its brand equity and goodwill, and of course the quality and quantity of its human resources, ठीक है। मतलब
जब ये इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस बैंक के केस में होगा तो कौन सी चीज़ें रहेंगी जिसे हमें एनालिसिस करना ज़रूरी बनेगा, वो है पहले तो ब्रांच, उसके ब्रांच का लोकेशन क्या है, कौन सी ब्रांच है, कहाँ पे है, कौन किस चीज़ पे फोकस ब्रांच है, ठीक है। फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कितना कैपिटल अवेलेबल है वो ब्रांच के पास, ठीक है, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को डेवलप करके अपना बिजनेस बढ़ाए। फिर स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस क्या है, लाइक जोग्राफिकल लोकेशन, अगर वो ब्रांच एक प्राइम लोकेशन पे है, जहाँ पे सपोज रेजिडेंशियल एरिया ज़्यादा है जहाँ पे, या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो लोन को आप फोकस करके वैसे बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो ये सभी चीज़ें, फिर उसका ब्रांड इक्विटी गुडविल, तो यही सभी चीज़ें अगर आप बैंक के केस में कर रहे हो ना तो ये उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ टूल दैट अलाउज comprehensive review of all aspects of a company's operations, internal guidance and mission. This review is done in order to identify opportunities and threats. देखिए, हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि जब हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो दो तरीके के इश्यूज रहते हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो इंटरनल रहते हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं? इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। और जो एक्सटर्नल थे वो हमने क्या देखे थे? अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो जब हम कोई भी कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस कर रहे हैं ना, तब उस टाइम सभी टाइप के सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो कंपनी के ऑपरेशंस हो, इंटरनल गाइडेंस हो, कंपनी का मिशन हो, कंपनी का विजन हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी को आने वाले हैं बिजनेस में, हमारे फर्म में, हमारे बैंक में, या क्या क्या थ्रेट्स फ्यूचर में आने वाले हैं, ये सभी चीज़ों को रिव्यू करके ही हमें प्लान बनाना है। तो इसी को कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस, ठीक है। दिस इंटरनल एनालिसिस इज which is initiated by management of a company is an attempt to identify areas of risk and opportunity in a business. An organization's capacities, resources and competitive advantages are examined in depth as a part of internal analysis, which reveals both organization's strengths and weakness in these areas. तो बेसिकली आप जब ये एनालिसिस करोगे तो आपको क्या देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास है, क्या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कंपटीशन में टिकने के लिए उनके पास ऐसा क्या पॉइंट है जिसका यूज़ करके वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं कंपटीशन में टिक के। इसका इन डेप्थ एनालिसिस करके ही आप जो प्लानिंग करना है वो करोगे। तो ये क्या रिवील करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ और वीकनेस के, ऑब्वियसली अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी देखोगे, चेक करोगे, रिसोर्स चेक करोगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देखोगे, तो बेसिकली आप उसका इंटरनल एनालिसिस ही तो कर रहे हो। तो इंटरनल एनालिसिस में क्या आता है? मैंने बोला था इंटरनल फैक्टर्स कौन से स्टूडेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यही एरिया पर फोकस करोगे। और जो आउटर से आने वाले हैं वो कौन से थे? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे बेस्ड। देन है आफ्टर द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव क्रिस्टल क्लियर आइडिया ऑफ द एरियाज विच इज एक्सेल्स, in which area it excels and the area in which it is doing well, as well as the area in which currently lacks as a gaps. The analysis equips management with the knowledge necessary to make most of the opportunities, strengths and expertise offered by the organization. तो बेसिकली जब ऑर्गेनाइजेशन का आपने इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस कर दिया, उसके बाद में जब वो प्रोजेक्ट फिनिश होता है आपके बिजनेस में, जिस चीज़ के लिए आपने प्लानिंग किया था, उसके बाद में और एक बार एनालिसिस करना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा प्ले किया, एक्सेल किया, कहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया, कहाँ पे वो एक्चुअली लैक कर गया, अपना प्लानिंग मतलब उतना इफेक्टिव नहीं था। तो ये सब चीज़ें समझना भी उतना ही ज़रूरी है। जब हम ये सभी चीज़ों का भी एनालिसिस करते हैं ना स्टूडेंट्स, कि ना कि सिर्फ स्टार्टिंग में प्लानिंग करो, लेकिन जब आपका वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए तो एक लास्ट वाला एनालिसिस भी ज़रूरी है कि हमने ये फॉलो किया तो क्या हमारी ये आइडिया सक्सेसफुल गई, क्या जैसे हमें गोल्स चाहिए थे वो फॉलो हुए, गोल्स हमने अचीव किए, अगर नहीं किए तो कौन से एरियाज़ में हमें वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, कौन सी अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और एक्सपर्टाइज अपने को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस में। दिस एनेबल्स द मैनेजमेंट टू डेवलप स्ट्रेटेजीज दैट मिटिगेट थ्रेट्स एंड कंपेंसेट फॉर वल्नरेबिलिटी एंड ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट जो है वो देखेंगे स्टूडेंट्स। यू विल बी कन्विंस दैट यू आर मेकिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड ह्यूमन कैपिटल एंड फोकस इफ बिजनेस स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन एक्चुअल फाइंडिंग्स रादर देन ऑन योर इमेजिनेशन और अजम्पशंस। एंड इफ दिस इज द केस यू विल बी पर्सुएडेड दैट यू आर, अगर आप इतना अच्छे से एनालिसिस करके वो बिजनेस का प्लान बनाते हो ना स्टूडेंट, तो आप विदाउट एनालिसिस वाला जो प्लान है और विद एनालिसिस वाला जो प्लान है, तो ऑब्वियसली विद एनालिसिस वाला जो है इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस वाला, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। वो आपके रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करेगा, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करेगा, फोकस से आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाओगे तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल टू असिस्ट इन मेकिंग डिसीजन अबाउट विच फ्रेमवर्क टू यूज़ एंड ईच टूल हैज़ अ पोटेंशियल टू हैव इट्स ओन वैल्यू एज वेल एज बीइंग द टूल दैट इज़ मोस्ट इफेक्टिव। तो
अभी ये इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करने के भी कई टूल्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जो एनालिसिस के जितने भी टूल्स हैं उसमें सबसे इफेक्टिव है इंटरनल एनवायरनमेंट, लेकिन इसे भी आगे उन्होंने क्लासीफाई किया। देखते हैं वो टूल्स क्या क्या है जो कि एक्चुअली कंपनीज यूज़ करते हैं। इंटरनल एनालिसिस टूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कौन से इंटरनल एनालिसिस के टूल्स हैं? सबसे पहला है गैप एनालिसिस। ओके, द गैप एनालिसिस इज अ टूल फॉर कंडक्टिंग असेसमेंट दैट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन द एबिलिटी टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई इंटरनल वीकनेस एज वेल एज परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी। देखिए, नाम से ही पता चलता है गैप मतलब कुछ चीज़ें हम लैक कर रहे हैं, कहीं पे हम बाकी है, मतलब कुछ चीज़ों को हम एक्चुअल मीट नहीं कर रहे, तो उसी को हम गैप कहते हैं। तो गैप एनालिसिस में क्या करते हैं, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हम एबिलिटी को एनालाइज करते हैं, उसके असेसमेंट्स को हम देखते हैं, तब पता चलता है कि उसकी इंटरनल वीकनेसेस क्या है, कहाँ कहाँ पे वो लैक कर रहा है, परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी। इसी एनालिसिस को बोलते हैं गैप एनालिसिस। मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन कौन सी चीज़ों में लैक कर रहा है, क्या क्या वीकनेसेस है, क्या क्या वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू कम अप विद अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू ब्रिज गैप्स बिटवीन वेरियस सिनेरियोज व्हेन यू हैव अ टूल दैट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश एंड कॉम्प्रहेंड बिटवीन देम. It is very easy to understand and put into practice, and it is helpful to compare the current position of the organization to its projected position in the future. तो आपने अभी जो प्लान किया और फ्यूचर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल गैप एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा टूल है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टूल है स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग आउटकम्स ब्रॉट अबाउट बाय एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान इज रिफर्ड टू स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। तो आपने जो भी प्लान स्ट्रेटेजिक बनाया उसके एग्जीक्यूशन के बाद जो भी आउटकम आते हैं उनका एनालिसिस करना, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग आउटकम्स स्ट्रेटेजिक प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद, उसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट इवैल्यूएशन इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल टू चेक दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड वर्क्स वेल विद इट। ठीक है, जब स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन आप करते हो ना, तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लान वर्क अप्लाई करने के बाद वाला ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस में क्या होता है ना कि आपको एनालिसिस करने मिलता है कि हर एक पर्सन ने अच्छे से वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी समझी है या नहीं, और वो किया है कि नहीं, क्योंकि ये आफ्टर वाला स्टेप है ना, ये आउटकम वाला, रिजल्ट वाला स्टेप को आप एवेल्यूएट कर रहे हो। ठीक है, आउटकम को एवेल्यूएट करोगे स्ट्रेटेजिक प्लान के नेक्स्ट लास्ट वाला, तो इसीलिए हर एक एम्प्लॉय ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके हिसाब से काम किया है या नहीं, और अच्छे से काम हुआ है या नहीं, ये भी इसमें पता चलता है, तो इसमें स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन में। तीसरा इंटरनल एनालिसिस टूल है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव स्टूडेंट। स्वॉट इट इज़ एन एक्रोनिम। ठीक है, स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। आई थिंक ये हमें लास्ट चैप्टर में भी देखा था। तो स्वॉट एनालिसिस जो है इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अभी एक एक पॉइंट को देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या है। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस इज यूजफुल मॉडल फॉर कंडक्टिंग इवैल्यूएशन बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इंटरनल फैक्टर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ना, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, अपॉर्चुनिटी भी बाहर से आती है और थ्रेट्स भी बाहर से आते हैं। तो ये एनालिसिस सबसे बेस्ट माना जाता है, यूजफुल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स का एनालिसिस होता है। It is especially helpful to conduct a SWOT analysis to obtain a comprehensive overview of a company, its products, its brand and a new project at any stage in a project life cycle. ठीक है, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के कोई भी साइकिल में, मतलब कोई भी बिजनेस के प्रोजेक्ट के कोई भी साइकिल में, कोई भी कंपनी में ये हेल्पफुल माना जाता है। ठीक है, द स्वॉट डायग्राम नॉट ओनली हेल्प्स यू टू थिंक अबाउट ऑल पोटेंशियल प्रोसेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट मे हैव एन इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, बट इट ऑल्सो गिव्स यू टू एक्सेस टू थिंक योर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो स्वॉट एनालिसिस ना कि आपको सिर्फ आपके कंपनी के पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स बताता है, लेकिन वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है वो भी आपको बताता है, वो आपको दिखाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस का अगर आप इतना अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके प्लानिंग करके उसका एनालिसिस करके प्लानिंग करोगे ना, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, तो ऑब्वियसली आप मैक्सिमम रिस्क वाले पॉइंट्स भी उसमें कवर करोगे। तो वो केस में ना प्लान फेल जाने के, मतलब वो स्ट्रेटेजी वर्क ना करने के चांसेस एकदम कम है, मतलब सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये एनालिसिस को इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखते हैं स्ट्रेंथ्स क्या है। स्ट्रेंथ्स: गिव योर सेल्फ सम टाइम to reflect on what you did well, what tasks that you were within your comfort zone that were good, and any instance in which you exceeded expectations and or achieved great outputs. This will help you to recognize your strengths. Obviously, हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं या कौन सा काम हमने अच्छे से किया, वही चीज़ तो रहती है स्ट्रेंथ। वही चीज़ों को हम बोलते हैं कि इसमें मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आर योर एक्सेलेंट एरियाज। इन अदर वर्ड्स, यू डू समथिंग नोटिसेबली बेटर दैन एवरीवन एल्स एंड एज अ रिजल्ट पीपल प्रेज यू फॉर इट। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे एरियाज जिसमें आपने बाकियों से एक्सेलेंट काम किया, एक्सेलेंट वर्क किया, ठीक है, और रिजल्ट में आपको क्या मिला, लोगों से आपको
तारीफ़ सुनने को मिली, तो इसी को कहते हैं स्ट्रेंथ। तो कोई भी बिज़नेस का स्ट्रेंथ वही होता है कि वो कौन से एरियाज़ में अपना बेस्ट काम कर सकता है और बेस्ट आउटपुट दे सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट है वीकनेसेस। The next step to determine areas in which you need to improve. To do this, think about the things that you are challenging for you to acquire. ठीक है. For example, when you must work hard to achieve something that you want but you don't feel comfortable about it. ठीक है. Take a moment to reflect your organization advantage and give some serious thought to the opposite of the questions on SWOT template. तो वीकनेस क्या होते हैं कि ऐसे कौन से एरिया है जहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या अगर आप खुद की भी बात करो तो आपकी वीकनेसेस क्या है। मतलब कोई भी चीज़ों में अगर हम लोग सोचते हैं कि मैं इस चीज़ में वीक हूँ, मतलब क्या है, मुझे वहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे वो काम करने में थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? टर्म अपॉर्चुनिटी रिफर्स टू एनी फैक्टर दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉन्फर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव वे में है अपॉर्चुनिटी की, उसका हम अच्छे से यूज़ करके अपना प्रॉफिट करें, अपना ग्रोथ करें। ठीक है, योर कैपेबिलिटी हैव द पोटेंशियल टू इम्प्रूव द सिचुएशन विच इंक्रीजेज द लाइकलीहुड दैट अ फेवरेबल आउटकम विल रिजल्ट फ्रॉम सिचुएशन. You need to focus your attention on the more advantageous opportunities that are available to you right away and give them careful consideration. These do not have to be game changing in any way. The competitiveness of your company can be improved even by relatively minor benefits. तो चाहे अपॉर्चुनिटी छोटी हो बड़ी हो, ठीक है, चाहे उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी ही रहती है जिसमें आपको जो आपको एक तरीके का एडवांटेज देती है इंप्रूव करने का आपके ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी। और ये बाहर से आती है ना, ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर में आती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस थे स्टूडेंट्स, वो क्या थे? इंटरनल फैक्टर्स थे ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के थे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बाहर से आती है ना, तो एक्सटर्नल फैक्टर। और थ्रेट भी है, बाहर से आता है, मतलब आउटसाइड से आता है, तो एक्सटर्नल फैक्टर है। In terms of threats that are looming over an organization, one factor is to consider the potential for harm that could be caused to the organization. Threats can be thought of as either processes or activities that have the potential to have a negative effect on an organization. मतलब थ्रेट्स क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसी एक्टिविटी या कुछ प्रोसेसेस जिससे अपने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लॉस हो, कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन पे, उसी को कहते हैं थ्रेट्स। ठीक है, एंड यू विल नीड टू ओवरकम दीज ऑब्स्टैकल्स टू अचीव योर टारगेट्स। तो ये सभी ऑब्स्टैकल्स जो है, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, वीकनेस हो, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट हो, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट्स है तो उनको आपको टैकल करने की जरूरत है, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स है, वीकनेसेस और थ्रेट्स, तो ये ऑब्स्टैकल्स को आपको ओवरकम करके आपके टारगेट्स अचीव करने का प्लानिंग बनाना है। ठीक है, तो ये थे क्या स्टूडेंट्स? स्वॉट एनालिसिस वाले टूल्स। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस का टूल का तीसरा था स्वॉट। तो कौन से 3 इंटरनल एनालिसिस के टूल थे? गैप एनालिसिस, स्ट्रेटेजी वैल्यूएशन एंड स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का हमने डिटेल में देख लिया, अभी देखते हैं फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, जब हम प्लान बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को फिक्स करना, तो वो भी ज़रूरी है ना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बिगिंस विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ क्रूशियल स्टेप. This requires establishing goals for the organization as a whole and then establishing individual goals for each subordinate to work unit. ठीक है, हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जब हम गोल सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इसके पहले पार्ट में हमने देखा था, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक बार अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल बन गया तो उसके अंदर इंडिविजुअल गोल किसे बनाना है? हर एक सबऑर्डिनेट को, हर एक एम्प्लॉय को. द रिजल्ट्स आर टू बी अकम्प्लिश्ड आर डिफाइंड बाय ऑब्जेक्टिव्स विच ऑल्सो पॉइंट आउट वेयर प्राइमरी एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड एंड व्हाट शुड बी अकम्प्लिश्ड बाय द नेटवर्क ऑफ स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, बजट्स एंड प्रोग्राम. ठीक है, तो बेसिकली एक बार आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उसके बाद में क्या करना है कि अपना प्राइमरी एम्फेसिस किन किन चीज़ों पे होना चाहिए. ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए, प्रोसीजर्स, रूल्स कौन से अपने को अप्लाई होंगे अपने बिजनेस में, फिर क्या बजट रहेगा, क्या प्रोग्राम्स, ठीक है, यूज़ करेंगे, ये सभी चीज़ें, ये क्या आती है? फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है और फिर उसके बाद में जो सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल गोल सेट करते हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है. ठीक है, द गोल्स ऑफ अ सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट रिसीव डायरेक्शन फ्रॉम एंड आर सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवरआर्चिंग गोल्स. जो सबऑर्डिनेट अपने इंडिविजुअल गोल सेट करते हैं ना, वो गोल ओवरलैपिंग होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से, और जो हायर अथॉरिटी उनको वो गोल को कंटिन्यूसली मतलब इवेल्यूएट करना ज़रूरी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मैच कर रहा है या नहीं, और वो अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं. ये था फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट है प्लानिंग प्रीमाइसेस एंड कंस्ट्रेंट्स. जब आप ऑब्जेक्टिव फिक्स कर रहे हो, जब आप प्लान कर रहे हो, तो कुछ कुछ कंस्ट्रेंट भी आते हैं, तो देखते हैं वो क्या है. ठीक है, क्या क्या प्लानिंग का आपका प्रीमाइसेस, मतलब क्या क्या प्लानिंग का एनवायरनमेंट होना चाहिए और क्या क्या कंस्ट्रेंट आ सकते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. द प्लानिंग प्रिंसिपल दैट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग आर रिफर टू एज अ प्लानिंग प्रीमाइसेस. ठीक है, मतलब प्लानिंग प्रिंसिपल्स
ऐसे प्लानिंग प्रिंसिपल जिनको हम अपने जो प्लानिंग हम करने वाले हैं तो वहाँ पे हम जो प्रिंसिपल्स को एज अ बेस मान के हम प्लानिंग करेंगे ना, उसी को कहते हैं प्रीमाइसेस। तो बेसिकली प्रीमाइसेस क्या होता है? प्लानिंग के प्रिंसिपल्स। Therefore, it is a projection of variables such as current trend in population, political and economic climate, the cost of production, advertising policy, availability of labor, material and electricity and many other conditions. तो जब आप प्लानिंग के प्रीमाइसेस को देख रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना है कि क्या करंट ट्रेंड है पॉपुलेशन का, क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लाइमेट है, मतलब किस क्लाइमेट में आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लाइमेट में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगी, क्या एडवर्टाइजिंग पॉलिसी रहेगी, क्या लेबर आपको अवेलेबल रहेगा, उसका क्वालिटी, उसका कॉस्ट, ठीक है, मटेरियल कौन सा यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी अदर कंडीशंस। तो ऐसे कई कंडीशंस को आपको दिमाग में रखते हुए ही प्लानिंग करना है। द एक्ट ऑफ प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस दैट एंटेल्स अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। तो एक्ट ऑफ प्लानिंग जो है ये एक तरीके का प्रोसेस है, तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है वो देखते हैं। द प्रिजम्पशन दैट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, एक प्रिजम्पशन मतलब एक अज्यूम करना कि एक्शन लेना ज़रूरी है आफ्टर टेकिंग डूइंग प्लान। गैदरिंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन लिए बिना प्लान नहीं कर सकते। एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश होना ज़रूरी है। इवैल्यूएशन ऑफ अदर एक्शंस वर्सेस प्लानिंग ऑफ प्रीमाइसेस, तो सिर्फ प्लानिंग ऑफ प्रीमाइसेस नहीं करना, उसके बाद में आपको क्या क्या एक्शंस लेनी है और उसको इवैल्यूएशन करना भी ज़रूरी है। एंड एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर और रूटीन दैट अंडरलाइज सच एक्ट्स, ठीक है, उनका रूटीन प्रोसीजर फॉलो होना ज़रूरी है, इसका भी एनालिसिस करना ज़रूरी है आफ्टर प्लानिंग। सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेट प्लान, एक अल्टरनेट प्लान होना भी ज़रूरी है, ये हम आगे देखेंगे अल्टरनेट प्लान क्या होता है, उसको कैसे करते हैं। एंड एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, तो एक्चुअली में प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो यही सब चीज़ें आती है एक्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस में। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। Even though nothing is foreseeable in the future, even though nothing in the foreseeable future may be certain, planning aids the certain imagination that was developed for the purpose of formulating plan. Planning is always for the future that cannot be foretold. मतलब आप प्लानिंग करते हो तो आप हम कभी भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी को नहीं पता था इतना बड़ा डिजास्टर आने वाला है, कोरोना आने वाला है, तो इतना मतलब लॉकडाउन लगेगा, कितने बिजनेसेस को उसमें लॉस हुआ, कुछ बिजनेसेस को प्रॉफिट भी हुआ। तो फ्यूचर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक एनालिसिस करके कुछ प्लान तो बनाना ज़रूरी है। विदाउट प्लान आप नहीं कर सकते। द टर्म फोरकास्ट रिफर्स टू मेकिंग अ प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर, either about what will happen or about what will not happen. This prediction will not always be true but will sometimes provide accurate outcomes. तो बेसिकली जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप फ्यूचर का एनालिसिस करोगे ना कि क्या क्या हो सकता है, सब एनालिसिस करोगे और फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन करोगे, तो इसी को कहते हैं फोरकास्ट। मतलब क्या आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन करो कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सभी चीज़ों का प्रेडिक्शन करके उसके अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग करोगे, उसी को कहते हैं फोरकास्ट। It is anticipated that quality of fixed variables will serve as a basis for planning premises and the expectation is that it will generally be made for the following. तो अब जो प्लानिंग प्रीमाइसेस है, जो प्रिंसिपल जो हमने अभी देखे थे, उसके बेसिस पे आप क्वालिटी ऑफ फिक्स वेरिएबल्स, मतलब आप फिक्स प्लान करोगे कि ये चीज़ें मुझे फिक्स करनी ही है, और कुछ चीज़ें आप एज अ प्लान में रखोगे। देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। The anticipated level of interest in the products, possible production volume, anticipated expenses as well as an estimate of a price at which product might be sold. तो क्या प्राइस पे मेरा प्रोडक्ट सोल्ड होगा, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट में लोगों का कितना इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, क्या क्या वॉल्यूम होगा, क्या प्रोडक्शन का वॉल्यूम होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, प्राइमरी मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज, क्या क्या लेबर, प्राइमरी मटेरियल, रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या पॉलिसी मुझे फॉलो करनी है, प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स फॉर पैटर्न दैट आर ऑलवेज शिफ्टिंग, तो कस्टमर्स मार्केट डायनामिक है, कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस भी चेंज होते रहते हैं, तो उसका भी एनालिसिस करना जरूरी है। इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑन एस्टैब्लिश प्रोडक्शन प्रोसीजर्स एंड सोर्सेज ऑफ अवेलेबल फंड्स, कहाँ से मुझे फंडिंग आने वाली है। तो ये सभी चीज़ें आती है कि कौन से प्लानिंग प्रीमाइसेस में आपको ध्यान रखना है, कैसे आप कौन से वेरिएबल्स आप प्लानिंग में फिक्स करोगे, ठीक है। बेसिकली आप जब प्लानिंग करें तो कौन सी चीज़ें आपको प्लान करनी है, वही उसी के ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ओके, अभी देखिए, हमेशा आप सिर्फ एक ही प्लान तो नहीं बनाओगे ना, प्लान ए रहता है, प्लान बी रहता है, अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, डिज़ास्टर आया, कुछ भी नेचुरल कैलामिटी आई या मार्केट में फ्लक्चुएशंस आए, तो अगर एक काम प्लान नहीं किया तो दूसरा काम प्लान तो रहना ही पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा, तो इसीलिए अल्टरनेटिव प्लान होना ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं वो कैसे है, क्या करना है।
Evaluating the various possible courses of action which shall help the achievement of organization goals is done primarily with the intention of choosing the course of action that will prove to be the most fruitful and easily achievable. The methods of decision making are utilized in the process of picking a certain plan of action, and that is important that some of these methods are taken into consideration. The purpose of conducting an analysis of various potential courses of action is to determine which potential course of action will be most effective in bringing about the desired changes with the organization. देखिए स्टूडेंट, ये सब थियोरी है ना, ये इतनी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ. जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैंने पहले से मार्क किया है. ओके, तो मैं उसी का आपको मतलब बताऊँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमें सिलेबस कंप्लीट करना है. ठीक है, सब्जेक्ट बिफोर द आपका एग्जाम आने से पहले. तो जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बाकी पॉइंट्स मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ. ओके, तो आप भी ऐसे बुक में आपके मार्किंग कर सकते हो. देखिए बेसिकली जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का एवैल्यूएशन मतलब क्या है कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो अलग अलग कौन से मुझे प्लान कर सकती हूँ मैं. ठीक है, कोर्सेज ऑफ एक्शन लेने हैं, पोटेंशियल कोर्स ऑफ एक्शन, तो मैं अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को इवैल्यूएट करूँगी और मैं देखूँगी कि कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है जिससे मुझे डिज़ायर्ड चेंजेस मिले, मतलब जिससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, जिससे मुझे सच्ची में फ़ायदा हो. तो वो वाला कोर्स ऑफ एक्शन को मैं पहला प्रेफरेंस दूंगी. ठीक है, और बाकी को मैं सेकंड प्रेफरेंस में रखूँगी. इसी को कहते हैं अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. ओके, वेरियस टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग आर यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑन अ स्पेसिफिक प्लान ऑफ एक्शन. ठीक है, तो इसके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग के, जिनको यूज़ करके आप स्पेसिफिक प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हो. ठीक है, अभी देखते हैं क्या है क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स. मेन क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स आर, कौन से क्राइटेरिया को हमें ध्यान में रखना है जब आप अल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं. कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रेक इवन पॉइंट. ऑब्वियसली कौन सा हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है, किससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है. ठीक है, बिजनेस के लिए. देन मार्केट, सेल्स पोटेंशियल एंड कॉम्पिटिटिव रिएक्शन. ठीक है, मार्केट में कौन सा सबसे ज़्यादा चलेगा, सबसे ज़्यादा सेल्स किससे होगा. ठीक है, देन है एबिलिटी टू मीट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, टाइमिंग, इंट्यूशन अबाउट सक्सेस. तो एक तरीके का इंट्यूशन भी रहता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान ज़्यादा वर्क करेगा आफ्टर एनालिसिस. अगर प्लान ए है और प्लान बी है, तो अगर 90% ऑफ द टीम, वो टीम ने मिलकर प्लान बनाया है तो उनको लग रहा है कि प्लान ए वर्क करेगा, तो ऑब्वियसली वो इंट्यूशन भी थोड़ा बहुत होता है. तो ये सभी चीज़ों का क्राइटेरिया रख के हमें अल्टरनेटिव प्लान, अल्टरनेटिव जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बनाना रहता है. ठीक है, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. अभी देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने की. It entails determining the numerous alternatives for achieving the objectives that have been picked on the basis of current circumstances. ठीक है, तो अभी current circumstances को ध्यान में रखते अलग अलग बहुत सारे alternatives को हम मायने में रख सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, It entails determining the many alternatives for achieving business goals in order to produce various possible paths of action. तो अपना business goal achieve करने के लिए कई अलग अलग तरीके के हमें alternatives दिखेंगे, तो कौन सा बेस्ट है और कितने पॉसिबल पाथ्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं टू अचीव दैट गोल, वो भी देखना होता है जब हम अल्टरनेटिव्स भी देख रहे हैं. दिस पर्टेन्स टू द प्रोसेस, द स्ट्रैटेजी, द पॉलिसीज एंड द मेथड्स. तो इसमें क्या करते हैं, आपको प्रोसेस, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी और मेथड्स को ध्यान में रखना पड़ता है. और डिसीजन मे बी मेड टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन इन टू प्रोडक्शन एनवायरमेंट रादर दैन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कोई कंपनीज जब अल्टरनेटिव प्लान सिलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं इवैल्यूएट, तो कभी कभी वो क्या होता है, वो अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन एक ही चीज़ में फोकस करते हैं रादर दैन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. वो क्या करते हैं, जो अभी फिलहाल है उसी में अलग अलग चेंजेस करके वो कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना गोल को एग्जीक्यूट करें. ठीक है, तो ऐसा भी डिसीजन लिया जा सकता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है स्टेप अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते वक्त. These processes involve analyzing each and every point at each level as well as evaluating each and every possible action. ठीक है, सब लेवल के सभी पॉइंट्स के आप एक्शन को आपको देखना है, एवेल्यूएट करना है. इट ऑल्सो फोरकास्ट व्हाट विल अकर इन फ्यूचर विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एट एवरी लेवल ऑफ प्रोसेस. ठीक है, तो फ्यूचर में जब हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो प्लानिंग हम करेंगे, तो हर एक प्रोसेस में क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, फोरकास्ट करना कि ये मतलब जैसे कि अगर सपोज 10% ऑफ द प्लान अचीव हमने एग्जीक्यूट किया, तो कितना परसेंट ऑफ द गोल हम अचीव कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों का फोरकास्ट करना भी ज़रूरी होता है. इवैल्यूएशन इज डन यूजिंग द टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी दैट आर यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, तो जो प्लानिंग प्रोसेस में जो भी हमने टेक्निक्स टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसको इवैल्यूएशन के टाइम भी देखना ज़रूरी है. दीज प्रोवाइड अ जेन्युइन डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड प्लान. तो ये सभी चीज़ें एक जेन्युइन डेफिनेशन प्लान ये वर्ड की प्रोवाइड करती है. कौन सी चीज़ है, ये सभी जो हमने डिस्कस किया अभी कि अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते वक्त हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे. ये तो पहले तो मेन क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे और क्या क्या चीज़ों का हम एनालाइज करके बेसिकली अल्टरनेटिव्स को वैल्यूएट करेंगे. ठीक है, तो यही सब चीज़ें एक जेन्युइन डेफिनेशन प्रोवाइड करती है प्लान का. अभी लास्ट स्टेप आता है फाइनलाइजिंग प्लान. अभी इतना सारा हो गया, मतलब हमने
पहले तो प्लान की डेफिनेशन देखी, फिर प्लान करते वक्त कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स है, फिर अल्टरनेटिव प्लान का भी देख लिया कैसे हमें इवेल्यूएट करना है, कौन सा प्लान बेस्ट है चूज़ करना है। अभी लास्ट प्रोसेस है फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान। दिस फाइनल फेज ऑफ विजन phase develops project planning that will tell you process in focus performance improvement. However, this is by no means that the least important phase. ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको फाइनलाइज करना है प्रोसेस इन फोकस, मतलब आपको प्रोसेस में फोकस में रखते हुए प्लान फाइनलाइज करना है। When you are putting the finishing touches on your action plan, you might find it beneficial to examine the following information regarding this responsibility. Like मतलब आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखते हुए आपका प्लान फाइनलाइज करना है, what are the necessary steps, who exactly is going to undertake the work, how much longer it will take to work, where exactly all the action takes place, ठीक है, how exactly work will completed। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं और तभी आप फाइनलाइज करो कि आपका प्लान क्या है, कैसा रहने वाला है, ठीक है, कहाँ पे वो क्या स्टेप्स रहेंगे, कौन उसको फॉलो करेगा, कितना दूर तक चलेगा, ठीक है, ये सभी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है यूटिलाइज द एक्शन प्लान सो दैट योर प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी कैन बी ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो आपकी प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी अच्छे से कब करेंगे, जब आप जो प्लान किया है वो अच्छे से यूटिलाइज करोगे। एज यू कंटिन्यू टू वर्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ पुटिंग एन आइडिया इन टू एक्शन, इट विल एक्ट एज अ गाइड और रोड मैप फॉर यू। जब आप एक्चुअली प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करते हो ना, तब क्या होता है कि आप अपने जो ब्रेन में जो आइडिया थी, जो प्लान थी, वो उसको एक्चुअल में एक्शन में ला रहे हो, तो उसको एक्चुअल में प्रोसेस में ला रहे हो, तो क्या होता है, ये आपका दिमाग ही आपको गाइड करता है क्योंकि आपकी आइडिया है जो आप एक्शन में ला रहे हो, ठीक है। तो यही आता है फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान में। नेक्स्ट आता है कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग, ठीक है। Contingency plan can be defined as an alternative plan that can be put into effect if certain key events do not occur as expected. Regardless of a firm's strategies being formulated, implemented and evaluated, unforeseen events could make strategy unsuitable, ठीक है। बेसिकली contingency planning क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ unsuitable ऐसा इवेंट हुआ जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, इशू हुआ, तो वो केस में हम क्या करेंगे वो भी प्लान करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। कॉन्टिजेंसी प्लान मिनिमाइजेस द रिस्क एसोसिएटेड विद सच अनफोर्सिन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। तो कोई भी अनफोर्सिन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स आते हैं तो उसको भी उसका रिस्क मिनिमाइज करने के लिए कौन सा प्लान यूज होता है, कॉन्टिजेंसी प्लान। कॉन्टिजेंसी प्लान रिफर्स टू एज अ प्लान बी बिकॉज दे ऑलवेज वर्क एज एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इफ थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान। मतलब कॉन्टिजेंसी प्लान हमेशा प्लान बी के तरीके प्लान बी को ही एज अ कंसिडर करते हैं। क्यों, हमेशा वो पहले एग्जीक्यूट नहीं करते, अगर वो कोई चीज़ हुई वैसे तो ही प्लान बी हम सब करते हैं ना। मतलब कुछ डिजास्टर आया, कुछ अनफोर्सिन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट आए तो ही तो प्लान बी हम यूज़ करेंगे। अगर वैसे इवेंट नहीं हुए तो हम कंटिजेंसी प्लान यूज़ नहीं करेंगे। तो इसे हमेशा हम एज अ प्लान बी रिफर करते हैं। मतलब क्या, प्लान ए हम हमेशा यूज़ करते हैं, प्लान बी हम साइड में रखते हैं। एक बोलते हैं ना कि मतलब एक्स्ट्रा स्पेयर में रखते हैं कि अगर वैसा हुआ तो ही हम वो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। A contingency plan is also defined as an action of designing to assist company in responding to an event that may or may not occur, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बोला था जो इवेंट होने वाला है या नहीं हमें पता नहीं, तो ये एज अ उसका प्लान डिज़ाइन एज अ उसका प्लान हम बनाते हैं कॉन्टिजेंसी प्लान। मतलब अगर वो डिजास्टर या इवेंट हुआ तो ही उसको यूज़ करेंगे। द टर्म कॉन्टिजेंसी प्लानिंग रिफर्स टू मोर दैन प्रिपेयरिंग फॉर मेजर कैटास्ट्रोफ्स एंड नेचुरल डिजास्टर। तो बेसिकली जो मेजर कैटास्ट्रोफ नेचुरल डिजास्टर है उसी के लिए ये यूज़ होता है टर्म। इट ऑल्सो put you in a position where you are susceptible to more prevalent concerns such as loss of data, staff, clients, commercial relationships। कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि लॉस ऑफ डेटा हुआ, स्टाफ का कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्लाइंट्स का प्रॉब्लम हुआ, कमर्शियल रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हुआ, तो वो केस में भी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग किया जाता है, ओके। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग इज अ रिस्पॉन्स टू रिस्क फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिस्क फेस करते हैं उसको उसमें उसे सपोर्ट करने के लिए कॉन्टिजेंसी प्लानिंग करते हैं। हावेवर इन सर्टन सर्कमस्टेंसेज इट मे बी सेफर और मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू डील विथ इट अनदर वेज एंड टू अवॉइड रिस्क सच एज बाय इन्वेस्टिंग इन अ न्यू इक्विपमेंट और टू शेयर रिस्क बाय परचेसिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कभी कभी क्या होता है, हमेशा कॉन्टिजेंसी प्लान करना ही बेस्ट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर प्लान नहीं करते और अगर वो कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो वो रिस्क वहीं पे सॉल्व करने की अगर कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर पहले वाला इक्विपमेंट फेल गया, ठीक है, मशीनरी, तो न्यू इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें, या अगर रिस्क कुछ भी रिस्क रहेगी बिजनेस में तो उसका इंश्योरेंस पॉलिसी निकालें, तो वो ज़्यादा बेटर पड़ता है, ठीक है, दैन कॉन्टिजेंसी प्लान बनाना, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। अल्टरनेटिवली वन कैन चूज नॉट टू फॉर्मली प्लान फॉर सर्टन लो प्रायोरिटी रिस्क बट टू मैनेज रिस्क व्हेन इट डज अकर। मतलब क्या, जनरली लोग क्या सोचते हैं कि ये लो प्रायोरिटी रिस्क है, मतलब ये ऐसी रिस्क है जो आने की गारंटी नहीं है, कभी कभार आती है, ठीक है, मतलब श्योर नहीं है आएंगी कि नहीं, तो उसके लिए इतना प्लानिंग के लिए क्यों टाइम वेस्ट करना। उससे अच्छा है कि जब वो आएगी तभी उसको मैनेज करेंगे, उससे निपट लेंगे, ठीक है। द कोविड-19 एपिडेमिक इलस्ट्रेटेड
हाउ क्विकली एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज दे वर्क सच एज एवरीबडी स्टार्टेड वर्क फ्रॉम होम ऑल अ सडन। मतलब कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें दिखा दिया कि कैसे वर्क कल्चर भी इमीडिएट चेंज हो सकता है सभी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि जो भी अभी ऑफिस से काम करते हैं वो वर्क फ्रॉम होम से काम करने स्टार्ट किए। Contingency planning begins with the identification of both beneficial and unfavorable events that could possibly derail the strategy or strategies। ठीक है, तो contingency planning ना कि सिर्फ नेगेटिव बट पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देख के स्ट्रेटेजी बनाता है। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल पॉइंट और अनफेवरेबल इवेंट्स ऑल्सो। ठीक है, जो कि अपनी स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करती है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। स्पेसिफाइंग ट्रिगर पॉइंट्स, जैसे कौन से पॉइंट्स है जो अपने बिजनेस को ट्रिगर कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग व्हेन कॉन्टिजेंट इवेंट्स आर लाइकली टू ऑकर। ठीक है, कब कॉन्टिजेंट इवेंट हो सकते हैं उसका एक एस्टिमेशन लगाना है, प्रेडिक्ट करना। असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच कॉन्टिजेंट इवेंट, अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका असेस करना। फिर है एस्टिमेटिंग द पोटेंशियल बेनिफिट और हार्म ऑफ ईच कॉन्टिजेंट इवेंट, अगर कुछ इवेंट होता है तो उससे हमें क्या बेनिफिट या क्या हार्म हो रहा है वो भी देखना है। जैसे कि बेनिफिट मतलब मैंने बोला अभी, अगर जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक आया था तो मैक्सिमम ऑफ द बिजनेस में लॉस हुआ था, लेकिन ऐसे कुछ कुछ बिजनेसेस थे जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। जैसे कि जो मतलब सैनिटाइज़र के जो बिजनेसेस थे, मास्क बनाने वाले थे, ठीक है, मतलब हैंड वॉश, ये सब चीज़ें, क्योंकि उस टाइम इनकी बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, तो क्लीनिंग करने वाले, तो ये सभी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत उन्हें बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो इसका एस्टिमेशन लगाना कि अगर वो इवेंट होता है तो क्या बेनिफिट या हार्म होगा। डेवलपिंग अल्टरनेट प्लान्स, अगर ये सब चीज़ों का हम प्लान कर रहे हैं कॉन्टिजेंसी के लिए तो अल्टरनेट प्लान भी रेडी होना चाहिए। बीइंग श्योर दैट कॉन्टिजेंसी प्लान आर कंपेटेबल विद करंट स्ट्रेटेजी एंड दे आर फाइनेंशियली फिजिबल, और हमें श्योर रहना चाहिए कि वो करंट स्ट्रेटेजी से हमारे फिजिबल हो, मतलब जो हमारे बिजनेस की करंट स्ट्रेटेजी है उसके साथ वो मिलते जुलते हो, फिजिबल हो। क्योंकि ऐसा ना हो कोई किसी ने कॉन्टिजेंट प्लान बनाया और वो पॉसिबल ही नहीं है करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। करंट स्ट्रेटेजी, करंट बिजनेस सिनेरियो से वो फिजिबल होना चाहिए और फाइनेंशियली फिजिबल भी होना चाहिए, फाइनेंशियली भी उसको जो एक्सिक्यूट करना अफोर्डेबल होना चाहिए। When you are formulating your backup plan, you need to keep this information in mind. It is necessary for contingency planning to function properly in any workplace setting, whether there are people physically present, people working remotely, or combination of two। तो बेसिकली लोग घर से काम कर रहे हैं, फिजिकली मतलब रिमोटली काम कर रहे हैं, एक्चुअली काम कर रहे हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में काम करें, वो भी देखना ज़रूरी है। It is essential to ensure that contingency plan is adequate for its intended use in order to reduce the risk of company failure to continue operating in the anticipated circumstances। तो बेसिकली कॉन्टिजेंसी प्लान यूज़ किस लिए होता है? रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, ताकि कंपनी का फेलियर ना हो। तो द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड फॉर ईच पोटेंशियल रिस्क। तो हर एक पोटेंशियल रिस्क के लिए कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करना ज़रूरी है जब आप कॉन्टिजेंसी प्लान बना रहे हो। पहला तो है लैंडस्केप, क्या क्या लैंडस्केप, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स होंगे जब आप प्लान करें, मतलब कौन से ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ द फीडबैक, तो लोगों का जो एम्प्लॉयज़ का उनका फीडबैक लेना भी जरूरी है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे। मेक पीपल अवेयर ऑफ इट, ठीक है, लोगों को उसके लिए अवेयर करना इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जो भी अपने एम्प्लॉयज़ है, और टाइमलाइन की क्या टाइमलाइन में क्या रिस्क आ सकता है, तो उसके हिसाब से क्या कॉन्टिजेंसी प्लान होना चाहिए। तो ये थे जो पोटेंशियल रिस्क के पॉइंट्स थे जिसको आपको ध्यान में रखते हुए कॉन्टिजेंसी प्लान बनाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यही पे एंड करते हैं। ये थे आपके कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसके आगे अभी भी आपका चैप्टर बाकी है, फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये आपका यूनिट 2 के लास्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट में एक जो वीडियो आएगा उसमें ये पार्ट यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो भी देखा आप वीडियो रिवीजन कीजिएगा उसका, और बाद में जैसे ही आपको टाइम मिलता है घर पे जाके वीकेंड्स में टेक्स्ट बुक से रिवाइज कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक।